नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जो बीमारियां हैं उनके बारे में आपको रूबरू कराते हैं और इसी के साथ में डॉक्टर से भी परामर्श लेते हैं कि आखिरकार जो बीमारियां हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सके। और आज मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को हार्ट अटैक यानी कि दिल की बीमारी से रूबरू कराऊंगी। आप जानते हैं तमाम ऐसे केसेस आते हैं जिनका पता भी नहीं चलता कब हमें हार्ट अटैक यानी कि एक साइलेंट किलर की तरह ये जो बीमारी है वो हमारे ऊपर काम करती है, लेकिन कब इस बीमारी से हम ग्रस्त हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और इसी को लेकर आज मेरे साथ जुड़ी हैं हृदय रोग विशेषज्ञ विनीता अरोड़ा जी। डॉक्टर विनीता अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि जिस तरीके से ये जो बीमारी है, अगर मैं बात हार्ट अटैक की करूँ तो इसमें किसी भी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं रही है। पहले हम देखते थे 60 प्लस जाके या एक एज होती थी, लेकिन अब तो 20 प्लस में भी ये जो बीमारी है वो फैल रही है। आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहेंगी? देखिए पंकज जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है क्योंकि रोज़मर्रा पे हम लोग अपने सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं कहानियाँ, यंग लोग मर रहे हैं। हार्ट अटैक की ना एक खासियत थी पहले, अभी नहीं, पहले, कि हार्ट अटैक से ना 95% पेशेंट सर्वाइव कर जाते थे। दे वुड गिव अस अ चांस कि वो हॉस्पिटल पहुँचे, दवाई लगे, एंजियोप्लास्टी हो, सर्जरी हो, कुछ ना कुछ करके पेशेंट बच जाते थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उसके साथ ही अकस्मात डेथ हो रही है, राइट? चांस ही नहीं मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो हम लोगों को लग रहा है, हम डॉक्टर्स को लग रहा है, जो हम सोचने पड़े हुए हैं, क्या ये कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्योंकि जितने भी लोग हम देख रहे हैं यंगस्टर, अभी 4 दिन पहले एक पेशेंट, मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं, 40 ईयर्स एज, वो आए कहने के कि उनको कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ था, उनका एंजियो किया और एक नाड़ी में बहुत बड़ा क्लॉट मिला, राइट? और इस तरह के अगर आप मेरे कॉलीग्स से बात करें, हम बाकी डॉक्टर्स से बात करें, हम सबके पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं। वो पूरा जो बड़ा क्लॉट बनता है उससे प्रॉबेबली नाड़ी बंद हो जाती है और उसके बाद हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाती है। अरिथमियाज बोलते हैं इसको, जिसमें कि हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि वो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाती और इंसान को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। ये कैस्केड चल रहा है सारे पेशेंट्स में। एंड इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज सिर्फ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है जो हम पहले मानते थे, जैसे हम उसको ट्रीट कर रहे थे, भाई इंडियन मेल, 50 प्लस, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, स्मोकर, ओवरवेट, ये सारी चीज़ें मिलाते थे। इसके साथ साथ अब आ गया है कोविड। कोविड अगर आपको हुआ है, कोविड-19 हुआ है, या हो सकता है उसका वैक्सीन का भी असर हो। मैं ये नहीं कह रही वैक्सीन ख़राब है, हर एक वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कोविड की वैक्सीन की पढ़ाई करने के लिए, जैसे नॉर्मल वैक्सीन से निकलती हैं 5-6 साल उसका ट्रायल्स चलते हैं। उस वक्त तो इट वाज अ डेस्परेट सिचुएशन और कितने लोगों की जान बचाई है, राइट? लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं और हमें इसकी तरफ ध्यान देना बनता है। जब मैं ध्यान देना बनता कर रही हूँ तो यहाँ आई वुड लाइक टू इंसिस्ट, अगर आपको छाती में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे नहीं, पेट में, छाती में कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यू आर फीलिंग अनईजी, आपको ऐसा लग रहा है मेरे को एसिडिटी हो रही है, मैं तो 25 साल का हूँ, मुझे नहीं हो सकता अटैक, ये राइट? ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उन चीज़ों को इग्नोर मत करिए। डू नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना टेस्ट कराइए, जांच कराइए। शायद इट इज़ क्लॉट बन रहा है, आप उसको टाइम पे रोक पाएँ और उसका ट्रीटमेंट करके उसका इलाज कर पाएँ। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर अभी आप बता रही हैं कि एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी कॉमन ले लेते हैं हम लोग कि एसिडिटी है, हम कुछ भी ट्रीटमेंट कर लेंगे घर में ही, कुछ भी नहीं तो हम गर्म पानी पी लेते हैं, उसी से इतना सारा जो चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसिडिटी और जिस तरीके से हार्ट अटैक, दोनों के बीच का अंतर क्या है? देखिए, एसिडिटी में होता है कि पेट के सेंटर में यहाँ पे जलन होती है एंड ऐसे लगता है एसिड वापस आ रहा है, बर्पिंग होती है, गैस निकलती है ना। कुछ एसिडिटी के सिम्टम्स हार्ट अटैक में मिमिक हो सकते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स, ठीक है? क्योंकि हमारे को जो दिखाया गया है ना जनरली मीडिया में, या हम फोटोग्राफ्स जब देखते हैं तो ये चीज़ है, लेफ्ट साइड हार्ट को पकड़ा हुआ और ऐसे के अटैक हो रहा है, राइट? ये दिस इज़ नो लॉन्गर ट्रू। आपको हो सकता है पूरे छाती में जकड़न लगे,
ठीक है, आपको लगे जैसे किसी ने जोर से आपकी छाती को जकड़ लिया है, या बहुत सारा वजन रख दिया है छाती के ऊपर, ठीक है, या हो सकता है यहाँ पे पेन हो रही हो जॉज में, राइट, दोनों शोल्डर्स पे हो रही है एंड रेडिएटिंग टू द आर्म, ठीक है, और पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, रेस्टलेस फील हो रहे हैं, देन इट इज़ कार्डियक, इट इज़ नॉट एसिडिटी, इट इज़ कार्डियक। आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आप जिस तरीके से बता रही, गर्मी का मौसम है और ये जो चीज़ें हैं, पसीना आना, घबराहट होना, कहीं ना कहीं बीपी लो की भी दिक्कत या बीपी हाई की दिक्कत हो जाती है, कैसे समझें हम इस चीज़ को? यही तो बात है कि आपको अगर इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, एक बार ही डॉक्टर को दिखाने में क्या जाता है, ठीक है। डॉक्टर अगर देख के आपको कह देगा नहीं नहीं सिर्फ ये तो गर्मी के कारण हुआ है, तो अच्छी बात है ना, तसल्ली हो गई, राइट, आपने हार्ट अटैक को मिस नहीं किया और आप ठीक हो गए, डिक्लेयर हो गए। विज़ अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये सोचते हैं नहीं मैं तो यही नींबू पानी पी के ठीक हो जाऊंगा, और आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, अटैक हो जाता है, या हम बेहोश होके गिर जाते हैं, या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो तो बहुत ही ख़राब चीज़ है ना। डॉक्टर, जिस तरीके से ये तो बात हुई लक्षण की, अगर मैं इलाज की बात करूं कि किस तरीके से आप शुरुआती अगर बात करूं, शुरुआत कहां से करते हैं, किस तरीके से, और हम देखते हैं कि सर्जरी तक नौबत आ जाती है, मैं इस बीच चाहूंगी पूरा ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? देखिए, हार्ट अटैक को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे पास हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, ब्लॉकेज आ गई है, उसके ऊपर कई बारी क्लॉट बन जाता है, वो 100% जो 80% ब्लॉकेज है वो 100% होगी क्योंकि उसके ऊपर क्लॉट बन गया। अब हमें वो ब्लॉकेज खोलनी पड़ेगी। एक तरीका होता है दवाइयों से खोलते हैं, जहाँ पे कैथ लैब का प्रोविज़न नहीं होता, वहाँ पे हम क्लॉट बस्टर ड्रग्स देते हैं, जो क्लॉट को एकदम से तोड़ती हैं और वो रिस्टोर करती हैं ब्लड फ्लो फिर से उस एरिया में, ठीक है। जहाँ पे कैथ लैब का प्रोविज़न है, जहाँ क्योंकि आजकल तो हर गली कूचे में कैथ लैब अवेलेबल है, राइट, सो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। हियर टाइम इज़ द जो गोल्डन आवर बोलते हैं हम, इट इज़ टाइम इज़ ऑफ असेंस। आपको अगर हार्ट की मसल बचानी है, जो कि हमारा प्राइमरी एम होता है, तो आप उसी वक्त अगर डॉक्टर बोल रहा है कि आप एंजियोग्राफी करेंगे और उसके साथ साथ अगर ब्लॉकेज मिलती है उसको खोलें, एंजियोप्लास्टी कराएं, तो आपको करवानी चाहिए, ठीक है। कैथ लैब का ये फ़ायदा हो जाता है कि उसी वक्त नाड़ी खुल जाती है, एंड इफ़ इट इज़ डन विद इन 60 मिनट्स, फर्स्ट 60 मिनट्स आपके हार्ट को डैमेज नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी जान भी बचेगी और आपके हार्ट को डैमेज भी नहीं होगा, राइट। अब इसके अलावा होता है कई बारी ब्लॉकेजेस ज़्यादा निकलती हैं, तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है वहाँ पे डॉक्टर्स की कि क्या हम सिर्फ जो कल्प्रिट वेसल है जिसने तंग किया हमारे को, हम उसको खोल दें और बाकी वेसल्स को भी छोड़ दें, दवाइयों पे रख लें, या उसका कुछ और करवाएं काम, राइट। अगर ऐसा कर सकते हैं तो करते हैं, लेकिन अगर सपोज ऐसा लगता है कि नहीं तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज इतनी सिवियर है कि हमें इमीडिएटली बाईपास सर्जरी करनी चाहिए, तो फिर उसी वक्त बाईपास सर्जरी भी हो सकती है। हालांकि एक्यूट सर्कमस्टांसेस में, एक्यूट हार्ट अटैक में, अनटिल एंड अनलेस हार्ट अटैक के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो पेशेंट में, हम लोग सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए पेशेंट, उसके बाद सर्जरी करें। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस मल्टीपल होती हैं, जगह जगह पे होती हैं, तो बाईपास कराना बेटर होता है। एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स आजकल बहुत अच्छी हो गई हैं। आज से जैसे 10-15 साल पहले जब हम बात करते थे, तो हमारे पास सिर्फ एक तरह के स्टेंट्स होते थे, हमारे पास ज़्यादा इतना प्रोविज़न नहीं था चीज़ों का। ओवर द लास्ट डेकेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुआ है, और इंडिया में तो ऑफ कोर्स इट्स अ बूम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना अच्छा हुआ है दैट एंजियोप्लास्टी रिजल्ट्स आर जस्ट मार्वलस। इवन एक से ज़्यादा ब्लॉकेज में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, 2-3 जगह हम आराम से स्टेंट डाल सकते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। देर आर सम थिंग्स नोन एज OCT, IVUS, वो कर रहे हैं हम लोग, FFR कर रहे हैं देखने के लिए ब्लॉकेज कितनी है, कितना क्लॉट है, कितना दूसरा तरह का ब्लॉकेज प्लैक मतलब है जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स के साथ है, उसी की तरह हम उसको करके वहाँ पे स्टेंट डालते हैं एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि हमें और इन्फॉर्मेशन होती है। सो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। इसलिए मेरा यहाँ पे मैसेज ये है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं। जो ट्रीटमेंट है, मोडालिटी है, सारी सेफ़ हैं, सारी अच्छी हैं, घबराइए नहीं और विश्वास करके जाइए डॉक्टर्स के पास, एंड आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। हर डॉक्टर आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ रिमेंबर दैट।
डॉक्टर, एक अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी राय लेना चाहती हूं कि कोलेस्ट्रॉल से क्या हमारा जो हार्ट अटैक की सिम्टम्स हैं क्या वहीं से बनने शुरू हो जाते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, दैट इज़ लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, लिपिड्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्ट अटैक में। अब ये होता है कि 80% पेशेंट्स जो हार्ट अटैक के होंगे उनमें लिपिड्स डिरेंज्ड होंगे, 20% ऐसे भी होंगे जिनमें लिपिड्स नॉर्मल होंगे। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि लिपिड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लिपिड्स की जो वो मात्रा हमने गिनी हुई है, सपोज हम जैसे कोलेस्ट्रॉल 200 से कम रखते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स 150 से कम रखते हैं, एलडीएल आजकल बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, 100 से कम। और जिनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उसमें हम 50 से कम रखते हैं। ठीक है, अब ये है कि अगर हम कहें कि हम तो कहते हैं जी 100 से कम होना चाहिए एलडीएल, राइट, लेकिन उस पेशेंट में 90 था पर हार्ट अटैक हो गया, देखो 90 तो था, शायद उसकी ज़रूरत 50 थी लेकिन वो 90 था, राइट। सो वो 20% पेशेंट्स वो आते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट द ओनली एलिमेंट विच इज़ प्लेइंग द पार्ट। उसमें ऐसा होता है कि जेनेटिक्स भी होते हैं हमारे, मेल इंडियन जीन्स के साथ, फैमिली हिस्ट्री है बहुत ज़बरदस्त, स्मोकिंग हो सकती है। स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर ऑफ हार्ट अटैक मैम। बाकी सब कुछ भी ठीक हो, आप डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं, सबसे बड़ा कारण। एब्सोल्युटली। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आजकल हार्ट अटैक के जो शिकार हो रहे हैं, स्मोकिंग इज़ अ बिग 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 कॉज फॉर दैट। अभी डॉक्टर जिस तरीके से जेनेटिक की बात की है कि अगर हमारे मैं परिवार की बात करूं, चाहे दादा या फिर नानी या फिर मम्मी पापा में से किसी को भी कोई ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, वो जेनेटिक होती है। अगर वो जो युवा हैं, जो मैं 20 साल से ऊपर की बात करूं, तो वो किस तरीके से अवेयर हो पाए? क्या उन्हें बार बार डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए ताकि ये जो बीमारी है वो आगे ना बढ़ पाए? क्योंकि समय का कुछ नहीं कह सकते, आज का खान पीन ऐसा है कि हम इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ों पर जाते हैं, फास्ट फूड पर जाते हैं कि हम ये चीज़ का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। अगर आपको जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को दोनों को हार्ट अटैक हो चुका है या ब्लॉकेजेस की तकलीफ है, एंजियोप्लास्टी सर्जरी कुछ भी हो चुका है, आपका इंसिडेंस जो ब्लॉकेजेस होने का बहुत हाई होगा। सो आपकी बात सही है, 20-25 साल की उम्र से आपको ट्रीटमेंट तो नहीं, बट हाँ चेकअप कराना चाहिए। वंस अ ईयर चेकअप कराएं, कार्डियोलॉजिस्ट को मिले, वहाँ देखे जाके आपके ट्रेडमिल होगा, लिपिड प्रोफाइल करेंगे, ईसीजी, एक्सरे, सारा कुछ करके एक बारी आपका असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कितने रिस्क पे हैं। ठीक है, फीमेल्स शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। देखिए, फीमेल्स में आजकल हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बहुत हाई हो रहे हैं। जहाँ पहले कम श्रेणी में आती थी महिलाएं, लेकिन अब अपर श्रेणी में आने लगी हैं। यू आर करेक्ट। एक्चुअली पहले हम सोचते थे दैट जब तक फीमेल्स को ईस्ट्रोजन्स की प्रोटेक्शन है, दैट मीन्स दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, राइट, दे आर प्रोटेक्टेड। मीनोपॉज के बाद होता था इंसिडेंस शुरू, लेकिन अब 25 साल 26-30 साल की लेडीज़ हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आ रही हैं। क्यों हो रहा है ये? देखिए, जो अर्बनाइजेशन हो गया है, पहले फीमेल्स क्या करते थे, घर संभालते थे। बिल्कुल, स्ट्रेस उसमें भी होता है, बच्चे संभालने में, घर संभालने में, लेकिन उनका स्ट्रेस वर्क का नहीं था। अब वर्क स्ट्रेस भी लेते हैं बिकॉज एवरीबडी इज करियर ओरिएंटेड, राइट। ट्रैवल करना होता है, पोल्यूशन है इतना, राइट। देन खाने पीने का कुछ आपने भी बोला, जंक फूड पे हम इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। घर का खाना खाइए, इट इज़ द सेफेस्ट, आई एम टेलिंग यू। एटलीस्ट अगर आप 3 मील्स जो खाते हैं वो घर की खानी शुरू कर दी, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा अपने लाइफस्टाइल में। दूसरी बात, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, वर्क होम बैलेंस जो करते करते फीमेल्स फंस गई हैं। इसके अलावा प्लीज़ अंडरस्टैंड, इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग हैज़ गॉन अप हाईली इन फीमेल्स। ठीक है, और उसके साथ साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लॉकेजेस, क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस बाय 5-fold इन फीमेल्स। सो अगर आप बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स पे हैं, प्लीज़ स्मोक मत करिए। यू शुड नॉट टेक इन टू स्मोकिंग एट ऑल। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस बहुत ही ख़राब है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए प्लीज़ हैव मी टाइम, एंड दिस इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। अपना रिलैक्सेशन का कोशेंट बढ़ाइए। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं दिन में, उसमें से सिर्फ अपने लिए 40 मिनट निकालिए। 40 मिनट्स निकाल के सॉरी
40 मिनट्स निकाल के अपने लिए टाइम स्पेंड करिए। उसमें क्या करना है, 40 मिनट में आपने मी टाइम देना है, वो करिए जो आप करना चाहते हैं। आप सिर्फ सोना चाहते हैं, 40 मिनट सब दरवाजे बंद करके फ़ोन ऑफ करके सो जाइए। आप सिर्फ म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, प्लीज़ अपना म्यूज़िक कान में लगाइए, कमरे में बंद होके बैठ जाइए। जो आप करना चाहते हैं, किताब, मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक है, सो आप अपना किताब पढ़िए, बट वो 40 मिनट जो करेंगे आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बिल्कुल। अभी आपने जिस तरीके से बात की है कि स्ट्रेस, अगर मैं बात करूं वर्किंग वुमेन होती हैं या मैं ऑफिस की ही बात करूं, हर किसी के लिए तो एक समय होता है कि हम वॉक नहीं कर पाते हैं। 8 घंटे 9 घंटे हमारे ऐसे गुजरते हैं कि हम चेयर पर बैठे हैं। आप भी डॉक्टर हैं और आपका भी मोस्टली वर्क रहता है कि पेशेंट्स आते हैं और आप यहाँ बैठ के ही देखते हैं। वो जो टाइमिंग है, आखिरकार हम किस तरीके उस चीज़ से बचे, क्योंकि बैठे बैठे मोटापा भी बढ़ रहा है और हम खा भी रहे हैं और कभी कभी समय होता है कि हमारे पास खाने का भी समय नहीं होता। उसको हम किस तरीके से मैनेज करें और बीमारी से बच सकें? देखिए, मैंने ना एक बहुत ज़बरदस्त चेंज किया था अपनी लाइफ में। मैं उसका एग्जांपल देती हूँ। आई हैड गेन्ड लॉट ऑफ वेट बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो मैंने कैसे चेंज किया, आई एम अ थायराइड पेशेंट, तो मैंने एक तो थायराइड को कंट्रोल किया। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने रनिंग शूज़ पहनने शुरू कर दिए ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस मतलब हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कैथ लैब में मैं रनिंग शूज़ पहनती हूँ। मैं लिफ्ट नहीं लेती। आई रन अराउंड अप एंड डाउन द फ्लोर्स वेयर एवर आई हैव टू गो। मैंने राउंड लेने जाना है तो मैं एक फ्लोर पे जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, फिर दूसरे फ्लोर पे जाती हूँ, फिर वापस नीचे आ जाती हूँ। इस तरह से मैं अपने नंबर ऑफ स्टेप्स पूरे करती हूँ। तो अपनी वर्किंग प्लेस पे प्लीज़ स्टेलेटोज या पम्स या हील्स मत पहनिए, वेयर द रनिंग शूज़। आप कोई भी रनिंग शूज़ पहनेंगे, स्केचर्स पहनेंगे, एसिक्स के पहनेंगे, उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका एक मेटाबॉलिज्म बना रहेगा। आप भागते दौड़ते रहेंगे, यू विल नॉट फील टायर्ड, यू विल डू द नंबर ऑफ स्टेप्स। स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, राइट? वो आपके स्टेप्स कैलकुलेट करता है। स्टेप्स करिए कैलकुलेट, एंड आप रियलाइज करेंगे कि आप कितना ज़्यादा खा रहे हैं एज कम्पेयर टू बर्न कर रहे हैं। सो यू आर सपोज टू बर्न मोर। ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखने के लिए मैंने बहुत बड़ा चेंज किया। आई स्टार्टेड गेटिंग माई फूड फ्रॉम होम। मैं अपने तीनों मील्स जो खाती हूँ, एक्सेप्ट फॉर कभी अगर महीने में एक बार ही कोई मीटिंग हुआ, बाहर चले गए, उसमें भी कोशिश करती हूँ घर से खाना खा के जाऊँ, बट वहाँ पे चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन मैं तीनों मील्स घर के लेती हूँ। और घर के आप खाना लाना शुरू करिए। आप स्कूल में चले जाइए ना, टिफ़िन जब मम्मा देते थे, बिल्कुल राइट, टिफ़िन देते थे ना, याद करते थे पीछे भागते हुए, अरे टिफ़िन भूल गए, तुम लेके जाओ। वही टिफ़िन आप लेके आइए घर से, आपको देखेंगे कि इतना फ़र्क पड़ेगा ना आपके एनर्जी लेवल में भी। यू फील मोर एनर्जेटिक बिकॉज घर का आप खाना खा रहे हो। कहीं भी बाहर का आप जंक फूड खाओ, कार्ब्स इतने खाते हो, यू स्टार्ट फीलिंग सो लेथार्जिक एंड वीक बाय आफ्टरनून, दिल नहीं करता काम करने का। घर का खाना खाइए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है, ऑयली कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, और घर में कैलकुलेटेड होता है। कोई भी बना रहा हो घर में खाना, इवन अगर आपके मेड भी बना रहे हैं, यू नो, एटलीस्ट आपने उसको इंस्ट्रक्शंस तो दे रखे हैं ना कि कम तेल यूज़ करो, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालना। वही खाना खा के यू विल फील बेटर। बिल्कुल। अभी डाइट की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं ऑफिस की बात करूं या घर पर ही जो महिलाएं हैं मैं उन्हीं की भी बात करूं, आखिरकार हम डाइट कैसे फॉलो करें, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता डाइट फॉलो करने के लिए। तो जैसे फ्रूट्स की बात करूं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि आप सीजनल फ्रूट्स कुछ भी मत खाइए, लेकिन आप सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो खाइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, खाने पीने का ना, मैं आपको सच्ची बताऊं तो एक बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, पहले हम कहते थे ऑयल्स ख़राब है, अब हमने कहना शुरू कर दिया है कि ऑयल्स कोई भी यूज़ करिए उसकी मात्रा कम रखिए। हमारी जनरली खाना जो बनता है ना, या तो देसी घी में थोड़ा बहुत बनता है या सरसों के तेल में बनता है। सरसों का तेल इज़ वेरी गुड। एक्चुअली हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, हम लोग रिफाइंड की तरफ जा रहे हैं। सरसों का तेल इज़ वेरी गुड फॉर कुकिंग। दूसरी बात यह है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो कार्ब कंटेंट होता है ना, कार्ब्स मतलब रोटी, ब्रेड, चावल, ये जो हम खा रहे हैं, दीज आर ऑल कार्ब्स, राइट। ये जो है इसका मात्रा कम होनी चाहिए, बिकॉज ये सारे शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं बॉडी में जाके। तो कार्ब्स को कम करने के लिए क्या करें? हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इस वक्त वीट का बहुत हाई चल रहा है। समथिंग इज़ नॉट राइट, सो इट इज़ इवन हायर देन राइस। तो wheat is responsible for a lot of problems which are happening nowadays, especially weight gain and feeling unhealthy.
तो वीट का कंटेंट का मैं ये कहूँगी कि हम फिर पिछले ज़माने में चलते हैं, जब हम ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी खाते थे, मोटे अनाज पे जाते हैं। तो आप ऐसा करिए, जैसे 5 किलो आपने वैसे आटा लिया, राइट। अगर चक्की है तो मोटा पिसवाइए आटे को, ठीक है। उसका जो जौ होता है ना, जो हम बुरादा निकाल देते हैं, वो मत निकालिए, उसको रहने दीजिए। दैट विल एक्ट एज अ फाइबर इन योर फूड, राइट। उसके साथ साथ 1 किलो ज्वार का आटा, 1 किलो बाजरा, 1 किलो काले चने का आटा, 1 किलो सोया का आटा, ये सब मिक्स करके 10 किलो बनाइए उसको, राइट। उसकी रोटी बना के खाइए। आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, आपका जो शुगर कंटेंट जा रहा है बॉडी में वो कम हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू फंक्शन बेटर। बोलते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो हर बीमारी का तोड़ है, लेकिन अब देखते हैं कि हार्ट अटैक ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जिम जाएं, ना कि वो ये सोचते हैं कि हम घर पे बैठ के थोड़ा सा योगा करें या कुछ ऐसा करें कि ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके। आप किस तरीके से प्रेफर करेंगे कि क्या इस जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो ठीक है? आपने ना बहुत अच्छा मुद्दा उठा दिया, जिम वर्ड बोल के, कि जिम में हो क्या रहा है ये। देखिए ऐसे है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन आपको एक मीटर्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट। ओवर एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात, जिम में प्लीज़ जाएं, अगर एक्सरसाइज करनी है कार्डियो करें। कार्डियो को डोंट डू इट मोर देन 20 मिनट्स, इट्स नॉट रिकमेंडेड मेडिकली, ठीक है। आप उसके अलावा क्या करना चाहते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, बट डोंट डू कार्डियो फॉर मोर देन 20 मिनट्स। इसके साथ साथ अगर वेट ट्रेनिंग लेनी है तो पहले अपना चेकअप कराइए। आई वुड प्रेफर कि जिम में अगर आपने जाके एक्सरसाइज करनी है, पहले एक अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, ठीक है। टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम द डॉक्टर कि मैं जा सकता हूँ जिम में अपना एक्सरसाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इज़ इट सेफ फॉर मी। देन जिम में जाके वर्कआउट करते हुए प्लीज़ डू नॉट टेक एनी प्री वर्कआउट्स, वो मत लीजिए। जो कोई भी कंटेंट दें आपको खाने के लिए, चाहे वो पीने के लिए दें, कोई ड्रिंक्स दें, चाहे वो इंजेक्शंस दें, चाहे स्निफ करने के लिए पाउडर दें ताकि आप थके नहीं, प्लीज़ डू नॉट टेक दैट, दे आर टॉक्सिक फॉर द बॉडी, ठीक है। आई हैव सीन नंबर ऑफ केसेस कमिंग इन नॉट ओनली विद हार्ट अटैक बट विद अरिथमियाज, हार्ट में स्कार बन जाते हैं और हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती हैं। प्लीज़ ये काम मत करिए। इसके अलावा लोग कहेंगे कि मैं जिम रेकमेंड नहीं कर रही, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम रिकमेंडिंग जिम, बट अगर आपको सिर्फ एक्सरसाइज करके हार्ट को फिट रखना है, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और बाहर खुले पार्क में जाइए ना, जिम में बंद क्यों होना है। पार्क सब तो काफ़ी अच्छे बन गए हैं, हमारे दिल्ली में भी बहुत अच्छे पार्क्स बन गए हैं। आप वहाँ जाइए, टेक 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में 4 किलोमीटर्स कवर करिए, दैट इज़ गुड फॉर कार्डियक हेल्थ। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या यू वांट टू बी मोर फिटर, देन यू हैव टू डू इट एट अ फास्टर पेस। जैसे 40 मिनट्स मतलब में 4 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर 10 मिनट में कवर कर रहे हैं, आप उसी को 7 मिनट में करेंगे, यू विल बिकम मोर फिटर, यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है, एक बैलेंस करना ज़रूरी है। जिम जाके बॉडी बनाना है तो बात अलग है, लेकिन बॉडी भी प्लीज़ आप देखिए, आई नो पीपल सी सलमान खान एंड से मेरे को वैसी बॉडी बनानी है, बट हैव यू सीन कितने सालों से सलमान खान इतना डिलीजेंटली वर्कआउट करते हैं, राइट। ही डजंट टेक शॉर्टकट्स, उन्हें 2 महीने में नहीं बनाई है उन्होंने बॉडी, राइट। उनकी जेन्युइन बॉडी है, उन्होंने इतने सालों में रेगुलर वर्कआउट करके बनाई है। अब लोग वही 2 महीने में करना चाहते हैं कि हम तो 2 महीने में करें, इसके चक्कर में प्री वर्कआउट्स एंड दे टेक डिफरेंट थिंग्स। प्रोटीन्स अगर लेने हैं, नेचुरल प्रोटीन्स लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। चिकन खाइए, फिश खाइए, अंडा खाइए, किसने मना किया आपको। लेकिन डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स, एक्सट्रेनियस का चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज के समय की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेस ये शब्द ऐसा है ना, हम कितनी भी कोशिश करें ये नहीं जाता है। कहते हैं ना, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फ़र्क होता है। और आखिरकार मैं बात करूं हार्ट अटैक यानी कि दिल, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हमारे जो स्ट्रेस से होता है, कैसे बचें उससे? स्ट्रेस से कोई नहीं बच सकता, आई एम सॉरी टू से दैट, बट स्ट्रेस से कोई नहीं बचता। एंड मेरा ना लाइफ का फंडा ये है, मैं कहती हूँ लोग आके बोलते हैं ना, अरे हमारे ये स्ट्रेस है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। नाउ दिस इज़ लाइफ, ये नहीं होगा तो दूसरा स्ट्रेस होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा स्ट्रेस हो गया ना। इसको इसी में रोते रहें तो क्या फ़ायदा है। यू स्टार्ट टेकिंग इट कि लाइफ है, ये नहीं होगा तो कोई और स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए
I wouldn't shy away from taking help. अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, सी आई हैड कपल ऑफ पेशेंट्स अभी पीछे रिसेंटली मेरे पास थे जो कोविड के पोस्ट कोविड कोविड में एक तो हम 2-3 साल आइसोलेशन में रहे हैं, राइट? तो वो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पेशेंट्स में. अगर आपको लग रहा है कि आप एक लेवल के बियॉन्ड स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, प्लीज़ टेक हेल्प. टॉक टू अ साइकोथेरेपिस्ट. इट इज़ वेरी गुड टू टॉक टू वन, क्योंकि आपको बात करने की ज़रूरत होती है. और कई बारी बातें ऐसी होती हैं जो आप हस्बैंड वाइफ को वाइफ हस्बैंड को नहीं बोल सकते, बच्चे माँ बाप को माँ बाप बच्चों को नहीं बोल सकते. तो एक न्यूट्रल पर्सन को सिलेक्ट कीजिए. टॉक टू अ साइकोथेरेपिस्ट. दे आर प्रोफेशनल्स. दे विल कीप द थिंग्स टू देमसेल्व्स एंड आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है. इसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला, प्लीज़ हैव योर मी टाइम. आपको ना अपनी पर्सनालिटी में डिफरेंस मिल जाएगा. मी टाइम में अपने लिए सिर्फ 40 मिनट निकालिए. उसमें आप मेडिटेशन करें. मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगा के बैठें. जिसको भी मानते हैं आप, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, शिव, जिसको मानते हैं उनको मानते हैं, उनको आंख बंद करके उनका सिमरन करें एंड जस्ट गो इनटू दैट मेडिटेशन फेज. इट विल बी वेरी रिलैक्सिंग. आपके ना एक चेहरे पे चमक आ जाएगी एंड यू विल फील सो गुड अबाउट इट. तो मी टाइम को मैनेज करिए, अपने लिए निकालिए टाइम. म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक सुनिए 40 मिनट में. 24 घंटे में हम 40 मिनट तो निकाल सकते हैं, राइट? है ना? ठीक है. बिल्कुल. मैं आखिरी में यही चाहूँगी कि आप दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो कि ये जो दिल की बीमारी है ये हम पर हावी ना हो और हम एकदम स्वस्थ रह सकें. दिल को स्वस्थ रखने के लिए प्लीज़ अपना जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल में रखिए. अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिए. इससे मत डरिए कि अरे इतना खर्चा हो जाएगा, इतना क्या होगा. अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए. लाखों करोड़ों रुपए आप लोग कारों में, शादियों में खर्च देते हैं, ड्रेसेस बनवाने में खर्च देते हैं. उतने में एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, आप ही के काम आएगी. आपको टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा. अगर कोई आपको प्रोसीजर बता दिया गया है कि ये करना है, आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे कि डॉक्टर महंगे हो गए हैं. आप खुशी खुशी अपना इलाज कराएंगे ताकि आप स्वस्थ रह सकें. इसके साथ साथ अपने सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करिए. अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखिए, अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखिए. अगर आप ओवरवेट हैं, प्लीज़ ट्राई टू लूज़ वेट. जो हमने अभी इतनी सारी बातें करी है ये सब वेट लूज़ करने के लिए ही करी हैं. वो करिए, वेट लूज़ करने की कोशिश करिए. स्मोकिंग को नो बोल दीजिए. दिल्ली में तो वैसे ही इतना पोल्यूशन है, हम सब पैसिव स्मोकर बने हुए हैं. तो स्मोक करके क्या फ़ायदा होगा हमारे को. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है वो आप चेंज नहीं कर सकते. दैट इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. इसलिए कंट्रोल करके रखिए बाकी चीज़ों को. ठीक है. और स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए. प्लीज़ अपने स्ट्रेस को हैंडल करिए. बिकॉज अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी अच्छी रहेगी तो आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट की तकलीफ़ नहीं होगी. इसके अलावा प्लीज़ अपना एक्सरसाइज के लिए अपने लिए वॉक करने जाइए. जिम जाना है जाइए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जिम जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, लेकिन वो कोई और प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, शॉर्टकट्स नहीं लेते लाइफ में. दैट्स माय मैसेज फॉर यू. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर विनीता अरोड़ा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम तक आपने ये बातें पहुंचाई. और ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कोई भी बीमारी है, किसी भी बीमारी से है, वो आप तक हम जरूर रूबरू कराएंगे. तो आज हम आए थे अपोलो हॉस्पिटल, जहां पर जो हृदय रोग विशेषज्ञ थी हमारे साथ में विनीता अरोड़ा जी. तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने आपको सलाह दी है, किस तरीके से बताया है कि हम आखिरकार अपने दिल को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं. क्योंकि दिल ही हमारा ऐसा होता है जो हर एक बीमारी का एक मेन जड़ होती है. लेकिन इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है. अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, स्ट्रेस को कम करिए और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पूरे दिन में से 24 घंटे में से 40 मिनट ऐसे निकालें जिसमें आप वॉक कर सके और तमाम जो चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को कम कर सके वो सब चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा. और सबसे पहले जो हमारी डाइट है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है हम स्वस्थ भी रहेंगे. तो अपनी डाइट पर ध्यान रखिए. आप ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें मत खाइए जैसे फास्ट फूड हुआ. कोशिश कीजिए फ्रूट्स खाइए. अगर बजट नहीं है तो कम से कम एक फल ऐसा चूज करिए ताकि आप पूरे दिन में उस फल को जरूर खाइए. तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही और आगे भी मैं आपको एक नई बीमारी के साथ, एक नए परामर्श के साथ हाजिर होंगी. तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.